यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जलवायु विज्ञान से संबंधित वायुमंडल का संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल जो है संपूर्ण पृथ्वी पर यही जो है इस कारण से यानी पृथ्वी पर या पृथ्वी धरातल पर जीवन संभव हो पाया है और जैसा वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर है वैसा शायद ही अन्य किसी आकाशीय पिंड में हो, यानी अर्थात ये जो वायुमंडल है इसी वायुमंडल की ऐसा जो कंपोजिशन एवं स्ट्रक्चर जो है उसी कारण से पृथ्वी धरातल पर जीवन संभव हो पाया है। अतः आज अपन देखेंगे वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें यानी सामान्यतः अपन देखेंगे कि वायुमंडल होता क्या है। ठीक है, तो जलवायु विज्ञान के अंदर जो ये टॉपिक आता है सामान्यतः, लेकिन अपना जो फर्स्ट पेपर है इसमें जो है ये भौतिक भूगोल का ही एक पार्ट है जलवायु विज्ञान। तो जलवायु विज्ञान में जिन तत्वों की व्याख्या होती है उनके घटित होने का क्षेत्र पृथ्वी के चारों ओर फैला गैस का आवरण है। इसी गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यानी सामान्य अर्थों में वायुमंडल जो है यानी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो आवरण होता है या गैसों का जो आवरण होता है उसे ही अपन क्या करते हैं सामान्य अर्थों में वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। वास्तव में अंग्रेजी भाषा का शब्द एटमॉस्फेयर ग्रीक भाषा के एटमॉस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है वाष्प या वेपर। अर्थात इस प्रकार वायुमंडल वास्तव में वाष्प प्रदेश का ही एक रूप है। यह स्थल मंडल एवं जलमंडल की भांति पृथ्वी को घेरे हुए है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ये अपने को ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इसी से जो है वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर ये टिका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह इससे अलग नहीं हो सकता है। स्थल मंडल तथा जलमंडल का पृथ्वी पर असमान वितरण है। यानी स्थल मंडल तथा जलमंडल का पृथ्वी पर जो है वो वितरण क्या है, असमान है। जबकि वायुमंडल पृथ्वी पर सर्वत्र समान रूप से परिव्याप्त है। यह पृथ्वी के धरातल से 1000 किमी की ऊंचाई तक व्याप्त है, लेकिन वायुमंडल के कुल का जो वायुमंडल जो है उसके जो कुल जो भाग हैं उसका 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही ये सीमित है। यानी एक बार और रिवीजन कर देता हूँ, यानी वायुमंडल के कुल का जो है वो 99% जो भाग है वो क्या है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही यह सीमित होता है। अब है वायुमंडल की जो परिभाषा है। तो वायुमंडल की जो परिभाषा है उसमें अपन देखें तो वायुमंडल के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी वायुमंडल की जो परिभाषा है पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। यह गतिशील, नमनशील तथा संपीड्य यानी कंप्रेसेबल भी होता है यह। ठीक है, तो ये जो है गतिशील होता है, नयनशील होता है और संपीड्य यानी कंप्रेसेबल भी ये होता है वायुमंडल। ठीक है, अब जो अलग अलग विद्वानों ने वायुमंडल की जो सामान्य जो अनेक परिभाषाएं दी तो जिसमें मुख्य रूप से जैसे कोपे तथा लांग के अनुसार वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। उन्होंने जो बताया, हम क्या बताया, वायुमंडल की कोपे तथा लांग ने वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण क्या है, यह वायुमंडल है। यह जल तथा थल को चारों तरफ से घेरे हुए हैं तथा पृथ्वी की छोटी से छोटी दरार और समुद्री पानी में काफ़ी गहराई तक घुलकर विद्यमान रहता है। यानी समुद्र के अंदर भी पानी में यह घुल करके यह विद्यमान रहता है वायुमंडल। ठीक है, ऐसा ही नहीं यानी स्थलीय या आकाशीय भाग में ही यह विद्यमान रहता है। त्रिवार्था के अनुसार पृथ्वी के चारों ओर फैला
गैस का एक विशाल आवरण है जो कि उसका एक अभिन्न अंग है और उसे चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। यानी ट्रिवार्सा जो विद्वान है उन्होंने क्या बताया, पृथ्वी की चारों ओर फैला गैसों का एक विशाल आवरण जो उसका एक अभिन्न अंग है, यानी उसी का ये क्या है, अभिन्न अंग है। ठीक है, और उसको चारों ओर से ये घेरे हुए हैं, और वायुमंडल जिसको अपन कहते हैं सामान्य अर्थों में। तो वायुमंडल गैसों के साथ साथ उसमें लटके हुए धूल कणों की एक मोटी परत भी है जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। अब जो है वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अब ये सामान्य अर्थों में आपको वायुमंडल क्या है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और इसको अच्छे से समझे। ठीक है, अब है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यानी वायुमंडल का संगठन, यानी वो किन किन से मिलके बना है। तो मुख्य रूप से जो है वायुमंडल जो है वो गैसें, धूलकण और जलवाष्प इसमें मुख्य रूप से हैं, जिससे इसका स्ट्रक्चर यानी जो कंपोजिशन यानी संगठन बना हुआ है। तो वायु विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जैसा इस सर्वविदित है, यानी आपने परिभाषा में भी यही देखा है। ठीक है, वायुमंडल में इन गैसों के साथ साथ वाष्प व धूलकण भी निहित होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। वायुमंडल में क्या है, गैसों के साथ साथ जलवाष्प एवं धूलकण भी मिश्रित रूप से यहाँ पे होते हैं। यानी तो मुख्य रूप से क्या हुआ, वायुमंडल जो है गैसें, जलवाष्प या वाष्प भी के लिखा रहता है, तो अपने को ध्यान रखना बात वही है, और धूलकण भी इसमें मिश्रित रूप से होते हैं। सामान्यतः प्रमुख रूप से वायुमंडल में 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में जो सामान्यतः 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख जो हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन। ये जो गैसें हैं मुख्य रूप से 9, यह गैसें सम्मिलित रूप से संपूर्ण वायुमंडल के लगभग जो है ये 99% भाग हैं उसको ये कवर कर लेती हैं। ठीक है, यानी ये ठीक है, और आयतन की दृष्टि से ये 90% का निर्माण करती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा आर्गन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को छोड़कर शेष सभी गैसें अक्रिय गैसें, यानी ये जो चारों जो गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, आर्गन आदि, तो ये जो गैसें हैं इनको छोड़ करके जो शेष जो सभी गैसें हैं वो क्या है, अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक है, अब जो है वायुमंडल में उपरोक्त सभी तत्व सर्वत्र समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। ये जो भी वायुमंडल में जो भी उपरोक्त जो सभी तत्व हैं वो सर्वत्र एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। यानी ऊंचाई, अक्षांश रेखा, मौसम तथा भूगर्भिक इतिहास के युगों के साथ ये बदलते रहते हैं। जलवाष्प तथा धूलकणों को छोड़कर अन्य गैसों का औसत प्रतिशत अधोमंडल में सर्वत्र क्या होता है, समान रहता है। अधोमंडल यानी क्षोभमंडल में समान रहता है, तथा वायुमंडल में भूमध्य रेखा के समीप हल्की गैसें, वायुमंडल में जो है क्या है, भूमध्य रेखा के जो समीप होती हैं, समीप हल्की तथा अधिक जलवाष्प और धूलकणों के समीप भारी गैसें, यानी ध्रुवों के समीप भारी गैसें विद्यमान रहती हैं। यानी भूमध्य रेखा पर क्या रहती है, हल्की गैसें, तथा ध्रुवों के समीप क्या है, भारी गैसें विद्यमान रहती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब जो है वायुमंडल के में जो है वायु का जो ऊर्ध्वाधर जो वितरण है वो किस प्रकार से है, तो ये जो है आप इसमें देख सकते हो ये डायग्राम में। तो ये अपने को अच्छे से अपने नोटबुक में जरूर बनाना है। ठीक है, एक तरफ ये ऊंचाई दे रखी है वाई एक्सेस पे, और ये इधर जो है अपनी जो ऊंचाई ये किलोमीटर में है। ठीक है, और इधर जो एक अक्ष पे क्या है, वायुमंडल में वायु का जो ऊर्ध्वाधर जो वितरण का जो है प्रतिशत जो है इधर छोड़ कर रखा है 100 अक्ष पर। ठीक है, तो यानी जैसे लगभग 50 किलोमीटर पर जो है ये लगभग क्या है 100% के आसपास है। जैसे जैसे यानी ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक है, तो इसमें जैसे 40 किलोमीटर पर 80, 20 किलोमीटर पर 60,
और फिर देखें 10 किलोमीटर पर, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर जो है कितना है, तो ये अलग अलग जो आप इसमें देख सकते हो, यानी ये जो वितरण किस प्रकार से है, ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वायुमंडल में, ठीक है। तो ये अपने को दिखाई दे रहा है, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो ये जो है इसमें संपूर्ण जो है यानी कितना ऊंचाई पर कितना है, ठीक है। तो जैसे अपने 10 किलोमीटर की जो ऊंचाई पर जो है वो कितना है, 20 पर कितना है, 30 पे कितना प्रतिशत है, और 50 पे लगभग कितना, ये लगभग 100% के यार आसपास ये हो जाता है, ठीक है। तो वायुमंडल का भौतिक मिश्रण प्रमुख रूप से गैसें हैं, यानी गैसें जो हैं, वायु का जो भौतिक जो मिश्रण है वो क्या प्रमुख रूप से गैसें ही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है, जिसका प्रतिशत क्या है 20.99% है, और मानव जीवन के लिए यह अनिवार्य गैस है। यानी इसमें जो है मानव जीवन के लिए अनिवार्य गैस है ऑक्सीजन, मानव जीवन के लिए यह अनिवार्य गैसें होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो गैस वो होती है वो है नाइट्रोजन। वायुमंडल का ये 78.08% ये इसका भाग घेरे हुए है। यह गैस अन्य रासायनिक तत्वों की से ये आसानी से नहीं मिलती। यह जो गैस होती है वो अन्य रासायनिक तत्वों से ये आसानी से नहीं मिलती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। तीसरी महत्वपूर्ण गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। गैस का उपयोग जो है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, इसका प्रतिशत 0.03%, और यह जो है वस्तुओं के जलने से उत्पन्न होती है, और सभी प्रकार की वनस्पतियाँ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करती हैं, यानी वो श्वसन क्रिया में वनस्पतियाँ इसका उपयोग लेती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। वायुमंडल में 25 किमी की ऊंचाई तक गैसों का मात्र प्रतिशत जो है इस प्रकार से जो है वो कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो है अपन इसमें देखें तो पहला जो है जैसे नाइट्रोजन, पहला जो प्रतीक इसको जो है सिंबल के रूप में N2 के नाम से जानते हैं इसको, रासायनिक सूत्र, मात्रा इसकी कितनी है 78.08%। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का जो है O2 है रासायनिक सूत्र, और ये 20.49% है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03 है, ठीक है। उससे पहले अपन देखें तो आर्गन गैस जो है, आर्गन का जो प्रतिशत है ये अपने को सबसे महत्वपूर्ण, ये कई बार प्रश्न पूछते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण जो आयतन की दृष्टि से जो, यानी ये जो है ये जो कौन सी गैस है, तो आर्गन गैस है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी इसका प्रतिशत ज़्यादा है, यानी 0.93%, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 0.03% है, ठीक है। अब है नियोन, नियोन जो है 0.0018। उसके बाद हीलियम, हीलियम जो है वो 0.00050, ठीक है। ओजोन जो है O3 का सिंबल इसका यानी N2 संकेत जो प्रतीक जो है ये 0.00060, और हाइड्रोजन जो है H2 इसको कहते हैं, और यह जो है 0.0000 यानी 4 बार 0 यानी 0.0005 जो है, ठीक है। तो ये जो है उपरोक्त गैसों के अलावा क्रिप्टॉन, जीनोन, रोडोन आदि गैसें भी ये अत्यल्प मात्रा में ये विद्यमान मिलती है। और ओजोन जो है, ओजोन एक सक्रिय गैस है, ये ध्यान रखना है अपना। ओजोन क्या है, एक सक्रिय गैस है जो वायुमंडल में बहुत ऊंचाई पर कम मात्रा में ये पाई जाती हैं, और ये सूर्य से जो निकलने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती है घातक अल्ट्रावायलेट रेज को ये क्या करती है, सोख लेती हैं, जिससे पृथ्वी धरातल पर जीवन संभव हो पाया है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ओजोन जो गैस है वो वायुमंडल में विद्यमान जो होती हैं ये ऊपरी वायुमंडल में, यानी सूर्य से निकलने वाली ये पराबैंगनी किरणों की गर्मी को ये सोख लेती हैं, और इस प्रकार विकिरण का केवल उतना ही भाग धरातल पर पहुंचने दिया जाता है जो जितना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार इस गैस के कारण पृथ्वी सूर्य की
झुलसने वाली जो गर्मी से ये बचा पाती हैं। ठीक है, अब जो है दूसरा जो है, पहला जो गैस के बाद में संगठन में दूसरा जो मुख्य जो तत्व हैं वो क्या है, जलवाष्प या वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है या जलवाष्प जो है वायुमंडल के संगठन में यानी धरातल के निकट की वायु में सदा और सर्वत्र जलवाष्प न्यूनाधिक मात्रा में, यानी कुछ न कुछ अंश उसमें जरूर रहते हैं, तो न्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आर्द्रता तथा तापमान के अनुसार जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, यानी आर्द्रता और तापमान के अनुसार जलवाष्प की मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा नगण्य होती है। ध्रुवीय जो क्षेत्र जो हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्रों के शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, नगण्य होती है। तथा इसके विपरीत भूमध्य रेखीय प्रदेशों के उष्ण आर्द्र वायुमंडल में जलवाष्प अधिकांशतः वायुमंडल की निचली परतों तक ही ये सीमित रहती हैं और ऊंचाई बढ़ने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी ऊंचाई और जलवाष्प की मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, यानी ऊंचाई बढ़ती है तो जलवाष्प की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग जो है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। यानी लगभग जो है 90% जो भाग है वो धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित होता है, किसका, जलवाष्प का, संपूर्ण जलवाष्प। वायुमंडल की समस्त जलवाष्प का केवल 1% भाग 10 किलोमीटर की से भी ये ऊपर विद्यमान रहता है। ठीक है, अब जो है ये डायग्राम आप इसको अच्छे से बनावें। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 और ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21। यह तापमान जो होता है, यह तापमान को सम बनाए रखने में सहायक होती हैं जलवाष्प। वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन का जलवाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी वायुमंडल में जो है वायु के तापमान में परिवर्तन का जलवाष्प की मात्रा पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। वायु के तापमान में वृद्धि के साथ उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे तापमान बढ़ता है तो उसके वायु के जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में भी क्या होती है, यानी वृद्धि हो जाती है। यानी इसका मतलब तापमान और जलवाष्प को धारण करने की जो ग्रहण करने की क्षमता में क्या सीधा संबंध होता है। जलवाष्प सभी प्रकार के मेघ व वृष्टि का स्रोत होती है, यानी बिना जलवाष्प के वृष्टि या वर्षा की संभावना ही नहीं है। ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भांति ताप या ऊष्मा को सोखने की क्षमता रखती हैं। जब जलवाष्प का किसी भी रूप में परिवर्तन होता है तो वह ऊष्मा को या तो छोड़ती हैं या फिर उसे सोखती हैं। इसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी जब जलवाष्प का किसी भी रूप में परिवर्तन होता है तो वह क्या होता है, या तो ऊष्मा को छोड़ती हैं या फिर उसे सोखती हैं। इसे ही गुप्त ऊष्मा या लिटेंट हीट, ये ध्यान रखना है, लिटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यानी जलवाष्प जो है किसी की भी रूप में परिवर्तन होती है, या तो वो जो ऊष्मा को छोड़ती है या फिर लेती है, ये ध्यान रखना है। और इसे ही क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी लिटेंट हीट। यह मौसम के सभी तत्वों की ऊष्मा का स्रोत होती हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो संगठन का जो वायुमंडल का तत्व जो है वो है धूलकण, यानी कंपोजिशन में जो है, यानी पहला क्या था, गैस, दूसरा जलवाष्प और तीसरा क्या है, धूलकण यानी डस्ट पार्टिकल्स। तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल की निचली परतों में सूक्ष्म धूलकण वायु में क्या है, तैरते रहते हैं। और वायुमंडल में गैस अथवा जलवाष्प के अतिरिक्त जितने भी ठोस पदार्थ या कण के रूप में विद्यमान होते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, धूलकणों की संज्ञा प्रदान की जाती है। इन कणों का आकार वायु की वहन शक्ति व उसके वेग पर निर्भर करता है और इनकी मात्रा ऊंचाई के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है धूलकणों की मात्रा कम होती जाती है। औसत रूप से 5 किमी से अधिक ऊंचाई पर यह नगण्य होते रहते हैं। इनके अतिरिक्त सूर्य विकिरण तथा परावर्तन तथा परिक्रमण भी होता रहता है, यानी इनके द्वारा जो होता है
धूलकण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आकाश का नीला रंग वगैरह जो वो भी इन्हीं के कारण संभव हो पाया है। ठीक है, और सूर्य का जो किरणों का जो प्रकीर्णन और परावर्तन जो होता है वो भी इन्हीं से होता है। तो इन्हीं के द्वारा उषा काल तथा दो गोधूली वेला जो होती हैं, इसमें जो आकाश नीलागिमामय हो जाता है वो इन्हीं धूलकणों की उपस्थिति के कारण संभव हो पाता है। ठीक है, तो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो यही क्या है, यानी आर्द्रताग्राही किरण होते हैं, तो इसी से वर्षा आदि संभव हो पाती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यानी उषा काल तथा गोधूली की तीव्रता तथा उसकी अवधि निर्धारित होती है धूलकणों द्वारा सूर्य के कारण, यानी सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय तरह तरह के जो रंग होते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय तरह तरह के जो रंग व आकाश का रंग नीला दिखाई देना, धूलकणों के चारों ओर जल वाष्प का घनीभवन होता है और जल वाष्प ही भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं, यानी बिना धूलकणों के जल वाष्प जो है घनीभूत नहीं हो पाती हैं, यानी इसका जो है बिना इसके संभव नहीं है, यानी वृष्टि का भी संभावना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आज अपन ने देखा है मुख्य रूप से वायुमंडल के जो संगठन है, यानी वायुमंडल की परिभाषा भी इसमें मुख्य रूप से अपन ने देखी है, और वायुमंडल का प्रमुख रूप से जो संगठन है, संगठन में क्या है, गैसें, जल वाष्प और धूलकण। ठीक है, ये मुख्य रूप से वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत आते हैं, या कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, धन्यवाद।